जर्नल एंट्री पढ़ी थी, आगे बढ़ते हैं। क्या है टॉपिक्स? आगे के अपने टॉपिक्स क्या हैं देखिए अब। नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्री क्या होती है देखो, मैं इसमें समझा देता हूँ पीडीएफ में, क्योंकि काफी इजी टॉपिक है ये वैसे प्रैक्टिस कराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपली समझ में आ जाएगा। ओपनिंग एंट्री इज एन आइटम विच इज पास इन द जर्नल प्रॉपर और जर्नल लेजर। ऐसे आइटम्स जो कहां पर ट्रांसफर करने हैं, जर्नल प्रॉपर में या फिर जर्नल लेजर के अंदर। पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ पासिंग इज द एंट्री टू रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ अकाउंट ट्रांसफर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू द न्यू ईयर। लास्ट ईयर का जो डाटा रह गया था, जो लास्ट ईयर हमने क्लोजिंग करी थी अकाउंट्स को, वो इस ईयर में ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं? ओपनिंग एंट्री। जब भी कोई न्यू ईयर स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? 1 अप्रैल को जो प्रीवियस, जो भी अपना प्रीवियस डाटा रह जाता है, अकाउंट्स का बैलेंस रह जाता है, वो करंट ईयर में ट्रांसफर करना पड़ता है ओपनिंग बैलेंसेस के नाम से। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री में क्या था? सिंपल है ना। ओपनिंग देखो, जो अभी अभी आए एक बार और फटाफट देख लें। ओपनिंग एंट्री मैंने स्टार्ट कराया आज, सिंपल जर्नल एंट्री कराई थी। कोई डाउट्स हो तो मैं लास्ट में ले लूंगा। ओपनिंग एंट्री क्या है? द ओपनिंग एंट्री इज एन आइटम विच इज पास्ड इन द जर्नल प्रॉपर और जर्नल लेजर। कहां पर पास करनी है? जर्नल प्रॉपर में और जर्नल लेजर में। पर्पस क्या बताया गया इसका? द पर्पस ऑफ पासिंग द एंट्री इज टू रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करना टू द अकाउंट्स में, ट्रांसफर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू द न्यू ईयर। प्रीवियस ईयर से न्यू ईयर में ट्रांसफर करना है इसको। ठीक है, सिंपल। द अकाउंट विच आर अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट आर डेबिट्स। क्या लिखा है? ओपनिंग एंट्री के बारे में लिखा हुआ है, जो भी अकाउंट्स एसेट साइड में है, डेबिट साइड में है, और या फिर बैलेंस शीट के आर डेबिटेड। ओपनिंग एंट्री while the account that are appearing in the liability side are credit। ओपनिंग बैलेंस का मतलब पिछले साल के जो एसेट्स वगैरह हैं वो क्या करो? डेबिट साइड में डालो, जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट साइड में डालो। ये लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल सी बात लिखी हुई है। कोई डाउट हो तो बताना ओपनिंग एंट्री में यहाँ तक। एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड द बुक्स ऑफ अकाउंट नीड टू बी क्लोज। क्लोज करते हैं तो क्लोज करेंगे तो, और फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट बनाएंगे इन द बिगिनिंग ऑफ न्यू अकाउंटिंग पीरियड, फिर न्यू बुक्स ओपन करेंगे। सिंपल सी बात लिखी हुई है। हर साल के एंड में बुक्स को हमें क्लोज करना पड़ता है, और एट द एंड फिर से बुक्स को क्लोज करने के बाद फिर से न्यू ईयर में न्यू बुक्स ओपन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री करनी पड़ेगी। देखो कैसे करेंगे। द एंट्री कैन बी गिवन एज, एंट्री क्या दी जा सकती है? ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटी टू ओनर्स कैपिटल। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री होती है। ठीक है, सेम पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसमें पेज नंबर कितना है? 112 है। ठीक है, बाकी जो सीए वाले बच्चे हैं वो सीए वाली बुक से भी कर लेंगे, इससे भी कर लो क्वेश्चन एक दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन सम्स चेंज होते हैं, बस कंसेप्ट विल बी सेम। तो इलस्ट्रेशन 1 देखो फटाफट से क्या लिखा है। कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। पास द ओपनिंग एंट्रीज ऑन 1 अप्रैल 2015। सुबोध कैपिटल दे रखी है 2,75,000 रुपए की। कैपिटल गिवन है, लोन भी गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी, कैश इन हैंड, बैलेंस एट सीसी बैंक। सीसी बैंक का कोई नाम होगा। ठीक है, ट्रेडर बैंक, ट्रेडर डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, कोई बात नहीं। तो जो जो चीजें डेबिट में आने वाली है वो मैं बताता हूँ क्या क्या है। देखो, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में आ जाएगी, कैश इन हैंड डेबिट में आ जाएगा, बैंक में बैलेंस पड़ा है ये भी डेबिट में आ जाएगा, डेटर्स डेबिट में आ जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स में डिफरेंट मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये आएगा क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट में। प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ पर आएगा? ये डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है, और हमने लोन ले रखा है, एक लोन ले रखा है तो ये भी क्रेडिट में आ जाएगा, ये डेबिट में नहीं आएगा। लोन कहाँ पर आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। कैपिटल भी क्रेडिट में आ जाएगी। कैपिटल नहीं भी दिया होता तब भी हम डिफरेंस निकाल लेते हैं एसेट्स और लायबिलिटी का, वो भी क्रेडिट में आ जाती। बताओ किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पर। ओपनिंग एंट्री में एक भी परसेंट डाउट है तो बताएं। द ओपनिंग एंट्री विल बी एज फॉलो। कभी कभी आ जाती है एग्जाम के अंदर 3 नंबर में। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, सब कुछ दिया होगा, आपको उठा के पुट कर देना है। कैपिटल मिसिंग होगी तो कैपिटल डिफरेंस आ जाएगा।
नहीं है प्रॉब्लम किसी को भी भाई। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में, कैश इन हैंड और बैलेंस बैंक का, ट्रेड डेटर्स, क्लोजिंग कैश, प्रीपेड, इंश्योरेंस, ऑल असेट्स आर डेबिट, लायबिलिटी विल बी क्रेडिट। अगर कैपिटल नहीं दी होती तो डिफरेंस निकलता, गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग एंट्री बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं करानी, इसीलिए मैंने सही करा दिया इसको। हमेशा ऐसी होगी, कुछ नया नहीं आएगा कभी उसके अंदर। क्लोजिंग एंट्री में भी ऐसा होता है, कभी कुछ नया नहीं आता। जो सिंपल जर्नल एंट्री होती है उसमें कई सारी चीजें होती हैं, बदल बदल के आती रहती हैं। ओपनिंग क्लोजिंग में सेम ही कंसेप्ट लगता है। देखो अब क्लोजिंग एंट्री, जब बुक्स को क्लोज करते हो आप, क्लोजिंग एंट्री का कंसेप्ट देखिए नया। ऑल द एक्सपेंसेस एंड गेन्स और इनकम रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट मस्ट बी क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर। सिंपल सी बात लिखी हुई, जितना भी एक्सपेंस और गेन है उसको क्या करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ ईयर क्लोज करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू क्लोज दैम दे आर ट्रांसफर टू, इधर ट्रेडिंग में डालना पड़ेगा या फिर कहाँ डालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री करनी है तो कैसे करोगे, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी है तो कैसे करोगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग इनकम, जितनी भी मैंने उसमें क्लोजिंग एंट्री जो भी होती है, ठीक है ना। तो यही लिखा है, ऑल द एक्सपेंस एंड गेन्स या फिर इनकम जो भी है वो कहाँ ट्रांसफर करने पड़ेंगे, एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग में या तो पीएनएल में, उसके लिए ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो क्लोजिंग एंट्री आर पास ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रायल बैलेंस फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल। उस बैलेंस को आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में। तो देखो कैसे एंट्री कर रखी है, सिंपल। ट्रेडिंग अकाउंट को देखो, जो जो चीजें डेबिट साइड में आती हैं वो सारी क्रेडिट कर दो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग, टू परचेज, टू फैक्ट्री, टू फ्रेट। किसी को डाउट है तो बताओ इसमें फटाफट। पहली एंट्री में किसी को 1% भी डाउट है तो बताएं कि ये डेबिट में क्यों आया या क्रेडिट में क्यों आया। ठीक है, आ गया होगा समझ में, ठीक है, गुड। तो जब भी हम ट्रेडिंग बनाते हैं तो उसमें डेबिट साइड में ही आता है ना ओपनिंग, फिर आता है परचेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वही एंट्री करी इन्होंने, ट्रेडिंग डेबिट टू ओपनिंग टू परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंस, सेम जैसे अकाउंट्स एंट्री करते थे बाकी चैप्टरों में भी। फॉर ट्रांसफर सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स तो यहाँ पर आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट में आता है। तो एंट्री क्या होगी अब, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग, सेल्स डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। बताओ कोई डाउट है तो। ग्रॉस प्रॉफिट कहां पर आता है, डेबिट साइड में निकलता है ना ग्रॉस प्रॉफिट। तो एंट्री होगी ट्रेडिंग डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। आ रहा है समझ में सबको। ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री बिल्कुल सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग से पीएनएल में, तो ट्रेडिंग डेबिट टू पीएनएल। फिर ये ट्रांसफर एंट्री इन्होंने दे रखी है। ग्रॉस लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा और ट्रेडिंग में कहां पे निकलेगा, ये क्रेडिट में। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और आगे। फॉर ट्रांसफर एक्सपेंस, अगर आपको एक्सपेंस ट्रांसफर करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बताओ भाई किसी को याद हो तो कहां पर आते थे एक्सपेंस, पीएनएल के डेबिट में या क्रेडिट में। ओके, तो एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी, सैलरी दिया है, रेंट दिया है, एडवर्टीजमेंट, क्या एंट्री पास करूं मैं इनकी। पीएनएल टू एक्सपेंसेस, सिंपल। तो इन्होंने क्या लिख के दिया है बुक्स में आपके, पीएनएल डेबिट टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। ठीक है, समझ में आ गया सबको। रिस्पेक्टिव अकाउंट मतलब सैलरी है तो सैलरी में, रेंट है तो रेंट में, एडवर्टीजमेंट है तो एडवर्टीजमेंट में, सिंपल एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू रेंट टू एडवर्टीजमेंट्स। अगर कोई आइटम क्रेडिट वाला है, क्रेडिट वाला है मतलब डिस्काउंट रिसीव,
इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, या फिर बैड डेट रिकवर, कोई बात नहीं, इनको डेबिट कर देना, पीएनएल को क्रेडिट कर देना। एंट्री देखो, इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम मतलब डिस्काउंट रिसीव डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव डेबिट, डिविडेंड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट निकलेगा तो यही निकलेगा ना, नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में। यहां पर जब हम टोटल करते हैं, अभी मैंने फाइनल अकाउंट आपको कराया है पीछे, तो उसमें प्रॉफिट कहां पे निकलता था, डेबिट साइड, राइट। जो भी प्रॉफिट निकलता है अगर उसको अब कहां ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल में ऐड करते थे जाके। तो एंट्री क्या करनी पड़ेगी मुझे अब यहां से, पीएनएल डेबिट टू कैपिटल, अगर प्रॉफिट होगा तो, और लॉस होगा तो कैपिटल डेबिट टू पीएनएल। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो ट्रांसफर कर दो डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे एंट्री मत करना पीएनएल टू नेट प्रॉफिट, वरना फिर बाद में करनी पड़ेगी ये वाली एंट्री। तो इन्होंने डायरेक्ट यही कर दी, पीएनएल टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर नेट प्रॉफिट से ट्रांसफर कहां पे करना पड़ेगा मुझे, कैपिटल अकाउंट में, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, या फिर डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो पीएनएल टू कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट और लॉस की एंट्री डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए जी, कोई समस्या है तो बताइए यहाँ तक, ठीक है। Pass the closing entry for the following particulars as on 31st March 2015 presented by X Limited, presented by X Limited। पास करना है आपको क्लोजिंग एंट्री एक्स लिमिटेड की। क्या क्या दिया हुआ है, रीड आउट करो फटाफट। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न इनवर्ड, सैलरीज, इंश्योरेंस, बैड डेट, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, क्लोजिंग स्टॉक। कोई मुझे सिर्फ ओपनिंग स्टॉक की एंट्री बता सकता है कि क्या एंट्री करूंगा मैं एट द एंड ऑफ क्लोजिंग, जब क्लोजिंग टाइम होगा। क्या कह रहे हो, ओके गुड। देखो क्लोजिंग एंट्री जब भी करने को बोलेगा, क्लोजिंग एंट्री जब भी करने को बोलेगा तो क्या करेंगे हम, जो जो चीजें ट्रेडिंग में डेबिट साइड आती हैं, अब एक बार लिख दो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक भी आ जाएगा, नेक्स्ट वाला भी यही आएगा ना, परचेज, एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा हमारा, परचेज भी आ जाएगा। वेजेस आएगा या नहीं आएगा यहाँ पर बताओ, ट्रेडिंग डेबिट टू वेजेस, यही लेना है या ये यहीं पर आएगा, ठीक है। जो चीजें यहाँ पर आएंगी ट्रेडिंग में वो सारी इसी में डाल दो, और जो पीएनएल में जाएंगी वो छोड़ देना। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है, ओके गुड। परचेज रिटर्न की जनरल एंट्री क्या करें, वैसे तो हम परचेज में से लेस करते हैं, लॉजिकली तो परचेज में से लेस कर देते हैं, हाँ, ओके गुड। परचेज रिटर्न जब जनरल एंट्री की बारी आएगी तो हम इधर दिखाएंगे, परचेज में से लेस करेंगे तो जनरल एंट्री नहीं बन पाएगी, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, फिर जनरल एंट्री कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज में से माइनस कर दो या फिर परचेज रिटर्न को क्रेडिट में दिखा दो, ठीक है, बोथ एस्पेक्ट इज टोटली सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में आएगा तो हम एंट्री करेंगे परचेज रिटर्न डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सेल्स में एंट्री होगी सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग, रिटर्न इनवर्ड में क्या एंट्री होगी, रिटर्न इनवर्ड यहीं पर आ जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड। आ गया ना समझ में, रिटर्न इनवर्ड क्यों इधर आ गया, जब सेल्स इधर आती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स रिटर्न को अगर आप डेबिट में लिख देंगे ट्रेडिंग के अंदर तब भी आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ठीक ही आएगा बिल्कुल। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो, शायद हमने सारी एंट्री कर दी, क्लोजिंग स्टॉक की और आ जाएगी ट्रेडिंग में बस।
क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आएगी तो क्या एंट्री बनेगी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। ओके, देख लेते हैं इनकी एंट्री फटाफट। ये देखो पहली वाली ट्रेडिंग डेबिट टू ओपनिंग, ये हमने लिख दिया था, परचेज लिख दिया था, वेजेस लिख दिया था, रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है ना इन्होंने। और फिर ये दूसरी एंट्री है अलग, सेल्स डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इधर वाली सेल्स की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री और परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री। किसी को डाउट है तो बताएं यहां तक। एंट्री ठीक है, ट्रेडिंग का डेबिट साइड, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, दोनों कंसेप्ट हमने पढ़े। अब जो रह गया, देखो तुम कहोगे जीपी कैसे निकालें, उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग का डेबिट बैलेंस कितना है यहाँ देखो 75,000, क्रेडिट बैलेंस 1,00,000, क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस कर दो, जीपी आ गया। कितना जीपी आएगा बताओ, 1,20 में से 75,000 माइनस करके 45,000, 45,000 की एंट्री कर दो। जब ट्रेडिंग बनाया होगा तो यहाँ पर निकला होगा 45,000 फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया होगा पीएनएल में, तो एंट्री हो जाएगी ट्रेडिंग डेबिट टू पीएनएल, सिंपल ट्रांसफर करने की एंट्री। ठीक है, डन। जीपी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, किसी भी चैप्टर के अंदर अगर आपसे बोला जाए कि जर्नल एंट्री करें अकाउंट ना बनाए, जैसे कंसाइनमेंट के अंदर मैंने आपको बोल दिया सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री कर दो और अकाउंट मत बनाओ, ओनली जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस ले लेना, वही प्रॉफिट आ जाएगा, खत्म। जैसे अभी मैंने ट्रेडिंग का डिफरेंस ले लिया तो वो क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है तो प्रॉफिट निकल जाएगा, क्रेडिट साइड वाला कम है तो लॉस निकल जाएगा। नरेशन जरूर लिखनी है, फॉर्मेट जरूर बनाना है, सेम ये फॉर्मेट एग्जाम में होगा तभी नंबर्स मिलेंगे। अगर आपने ये बॉक्सेस नहीं बनाए वो चेक नहीं करेगा, काट देगा टीचर। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट कॉलम जरूरी है, डेबिट क्रेडिट। अच्छा, ये डेबिट क्रेडिट इन्होंने गलत लिखा है, बट आप यहाँ पे लिख देना डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। इन कॉलम्स के अंदर एक कॉलम डेबिट का होता है, सेकंड कॉलम क्रेडिट का होता है, ठीक है ना, ये तो बेसिक है बिल्कुल। अच्छा, जो खर्चे रह गए थे वो पीएनएल में आएंगे। अब पीएनएल वाले खर्चे देखते हैं एक बार। सैलरी, इंश्योरेंस, बेड डेट्स पीएनएल में डेबिट, डिस्काउंट अलाउड भी पीएनएल में डेबिट। और बताओ पीएनएल में क्या डेबिट होगा इसमें से, और कुछ रहता है? बस इतना ही है ना। तो हाँ जी, तो पीएनएल डेबिट टू सैलरी, टू इंश्योरेंस, और क्या आ जाएगा, टू बेड डेट्स एंड टू डिस्काउंट अलाउड, खत्म, सिंपल एंट्री। डिस्काउंट अलाउड। जो रह गया क्रेडिट में, क्रेडिट में आएगा इंटरेस्ट रिसीव और डिस्काउंट रिसीव, और वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया होगा पहले ही, देखो। पीएनएल डेबिट टू सैलरी, टू इंश्योरेंस, टू बेड डेट्स, ये एंट्री है। सेम पीएनएल डेबिट टू सैलरी, टू इंश्योरेंस, टू बेड डेट, टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड इन्होंने नीचे लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव पीएनएल में डाल दिया। पीएनएल का क्रेडिट साइड देखो 6,000 और पहले से 45,000, क्रेडिट में टोटल कितना हो गया अब 51। 51 में से ये 16 माइनस कर दो, डेबिट वाला करो माइनस फटाफट। 45 और 6, 51 माइनस 16 करो, कितना आ रहा है बताना मुझे एक बार।
नहीं किया कैलकुलेट। ये 45,000 है और ये 6,000 है क्रेडिट में, 51,000 डेबिट का 16,000 रुपये माइनस कर दो। कितना आ रहा है, कितना बता रहे हो? ओके 35,000 रुपये, ठीक है। तो 35,000 का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। बताओ जी, किसी को समस्या रह गई है तो इसमें? ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री में कोई डाउट है तो बताओ। हेमंत वाला क्वेश्चन हो जाएगा? हाँ, कोई सा पूछा, सेम यही कंसेप्ट, हाँ सेम यही कंसेप्ट लगेगा। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन था। देखो जी, एक डाउट का क्वेश्चन है। कहां से भेजा है तुमने ये क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ शिवा एंड कंपनी। शिवा एंड कंपनी का है, आपसे कौन सी एंट्री मांग ली? एडजस्टमेंट। चलो एडजस्टमेंट अभी मैं समझा देता हूँ, एडजस्टमेंट एंट्री भी समझा देता हूँ। वैसे ये एंट्री मैंने आपको थोड़ी सी बता दी थी, आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, एडवांस, एक ही है सारी। लो देखो, ये भी देखो, एक मिनट बस, कहाँ गया पीडीएफ? हमने ओपनिंग और क्लोजिंग तो देख ही लिया है। अच्छा, ट्रांसफर एंट्री क्या होती है? देखो ट्रांसफर, जैसे हमने पीएनएल में ट्रांसफर किया हो कुछ भी, या बैलेंस शीट में ट्रांसफर, when it is necessary for an amount of balance of one account are transferred to some other account, तो एंट्री करनी पड़ेगी जनरल प्रॉपर में। जैसे कि पीएनएल का प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर किया था हमने? कैपिटल में, तो एंट्री क्या करी हमने? पीएनएल डेबिट टू कैपिटल। या फिर कैपिटल से ड्राइंग में ट्रांसफर करना है, अमाउंट विड्रॉन करा है, तो कैपिटल डेबिट टू ड्राइंग, ठीक है। और जब पैसे ले जाता है तो एंट्री क्या करते हैं? ड्राइंग डेबिट टू कैश। और ड्राइंग अगर डेबिट कराए तो क्रेडिट भी करनी पड़ेगी, तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल डेबिट टू ड्राइंग। ये ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी। इलस्ट्रेशन थर्ड, ओपनिंग एंट्री मांगी है, ये ओपनिंग एंट्री कर लेना। कैपिटल क्रेडिट में डाल देना, क्रेडिट वाली चीजें डेबिट वाली डेबिट में डाल देना, खत्म। ये देखो एडजस्टमेंट एंट्री। सबसे पहले एडजस्टमेंट का मीनिंग देखो भाई, एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग होगा या प्रीपेड होगा, उसकी भी जनरल एंट्री क्वेश्चन मांग रहा है, राइट? उसकी भी क्या मांग रहा है? जनरल एंट्री। तो लिखा है अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब आप अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं तो इनकम आर रिकॉग्नाइज। इनकम को इनकम कब मानना चाहिए? जब अर्न हो जाए या रिसीव हो जाए, अक्रूवल बेसिस के अंदर। बताइए, इनकम को इनकम कब माने? जब वो रिकॉग्नाइज हो गई है या फिर रिसीव हो गई है। मतलब ड्यू बेसिस पे इनकम मान लूं या रिसीव बेसिस पे इनकम मानेंगे? नहीं आइडिया? ओके, एक्रूवल बेसिस का मतलब ही यही है भाई, तुमने खर्चा कर दिया, पेमेंट करियो या ना करियो, इनकम मान लो, इनकम मान लो। ऐसे ही उसमें इनकम में भी है, खर्चे में भी है, सेम कंसेप्ट लगेगा खर्चे में भी और इनकम में भी। इनकम मान ली, ठीक है, ड्यू बेसिस पे ही इनकम मान लेना है, रिसीव होती रहेगी बाद में, क्योंकि एक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहे हो आप, कैश बेसिस मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो एडजस्टमेंट एंट्री क्या क्या हो सकती है। क्लोजिंग एंट्री को भी हम एडजस्टमेंट एंट्री बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी बोल सकते हैं, प्रीपेड को भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉमन एडजस्टमेंट है अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट, प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स। जितनी भी एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी वो सारी चीजें क्या आ सकती हैं? हमारी एडजस्टमेंट एंट्री में आ सकती हैं। फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर ऑफ स्टॉक, ये सारी चीजें।
एंट्री सेम है। देखो क्लोजिंग स्टॉक में कोई फर्क नहीं है भाई, मैंने वहां पर बताया हो क्लोज उसमें क्लोजिंग एंट्री में या फिर यहाँ पर बताएं एडजस्टमेंट एंट्री में, एंट्री विल बी सेम। क्लोजिंग एंट्री की क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम एंट्री होगी। अब देखो यहां से काम की चीज है हमारी, बताओ जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो क्या करना चाहिए, बता दिया था मैंने लास्ट क्लास में। एंट्री वेजेस डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि जब आपने पीएनएल में डाला होगा वो तो सॉरी पीएनएल कह रहा हूं, ट्रेडिंग में, तो उसी में तो जोड़ दिया होगा, जोड़ा होगा या नहीं जोड़ा होगा वेजेस के अंदर। तो वेजेस में जोड़ना है तो डेबिट करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करनी पड़ेगी। बताओ कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो अब ऐसे ही प्रीपेड होता है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, प्रीपेड होगा तो ऐड होगा या लेस होगा। अगर आपने खर्चा एडवांस में पे कर दिया है, प्रीपेड मतलब पहले पे कर दिया है, तो ऐड करें या लेस करें खर्चे में से। लेस करोगे तो उस खर्चे को कम करना है, कम करने का मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस को क्रेडिट कर दिया इन्होंने, और प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट से इसलिए डेबिट कर दिया। बताओ कोई डाउट है तो। प्रीपेड खर्चा डेबिट टू रिस्पेक्टिव अकाउंट, खर्चा डेबिट टू रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी अकाउंट, सेम एंट्री। अब देखो यहां से रिलेट करो हेमंत, वो डाउट था जो तुम्हारा, एक मिनट कहां चला गया क्वेश्चन, ये रहा। वेजेस मार्च के 2018 के आउटस्टैंडिंग है, जल्दी बताओ कितने रुपए आउटस्टैंडिंग होगा वेजेस इस क्वेश्चन के अंदर, कौन बताएगा, जल्दी बताएं भाई। मैं एंट्री लिख रहा हूं यहां पर, वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, बस एंट्री तो यही होगी 14,000। और कोई भाई, मार्च के 2018 के वेजेस एक महीने का खर्चा देना बाकी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। 1,54,000 अगर एक महीने का बाकी है तो कितने महीने का पे कर दिया होगा ये बताओ। तो 11 से डिवाइड कर लो भाई, एक महीने का खर्चा आ जाएगा 14,000। वेरी गुड, ठीक है हेमंत, आ गया समझ में ये 14,000 रुपए। ओके, तो एंट्री क्या करनी है, वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 14,000 रुपए। कभी भी ऐसा लिखा है 2 महीने का बाकी है तो इसका मतलब 10 महीने का दे दिया होगा, 1 महीने का बाकी है तो 11 महीने का दे दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी में इंक्लूड है प्रीपेड सैलरी 2 महीने की, बताओ प्रीपेड सैलरी कितनी निकलेगी। फिर एंट्री करेंगे हम प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी, 36 आ रहा है। और भी कोई कैलकुलेट कर लो भाई, 2,52,000 को डिवाइड करो 12 से, ओ सॉरी गलत गलत गलत, 12 नहीं, 2 महीने का प्रीपेड है ना, तो कितने महीने की सैलरी दी होगी हमने, 14 मंथ की, ठीक है 14 से डिवाइड करना। 252 को आपने 18 से डिवाइड किया तो आया 18,000, 2 महीने का बाकी है तो इंटू भी कर लो 2 महीने से, 36,000 रुपए। किसी को डाउट है तो पूछे इसमें, 36,000 रुपए में सेकेंड एंट्री, ठीक है। प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी 36,000 रुपए से, किसी को डाउट है तो बताएं। ओके, फर्स्ट एंट्री खत्म, सेकंड। अच्छा, रेंट मुझे रिसीव हो गया ज्यादा, जैसे आउटस्टैंडिंग की एंट्री हम करते हैं, आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या करते हैं, एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड की एंट्री क्या करते हैं, प्रीपेड की, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, सैलरी है तो सैलरी, रेंट है तो रेंट। ऐसे ही इनकम में भी तो करते होंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब होता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम की कोई एंट्री बता सकता है, बताओ जी जल्दी, एक्रूड इनकम की क्या एंट्री करूं। इनकम तो क्रेडिट में आती है पीएनएल के, और एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम ये बताओ एसेट्स है या लाइबिलिटी है। तो डेबिट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एसेट्स है तो ऑलवेज डेबिट, सोचने की जरूरत भी नहीं यहां पर। और इनकम क्रेडिट होती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो टू इनकम अकाउंट। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, एक एक्सपेंस है तो दूसरा इनकम है।
प्रीपेड इनकम का मतलब क्या होता है? पहले मिल गया। प्रीपेड इनकम का मतलब क्या होता है? पहले मिल गया पैसा। प्रीपेड इनकम नहीं लिखा होगा, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा होगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये बताओ, ये लायबिलिटी है या एसेट्स है? एडवांस लिया है मैंने पैसा किसी से, तो इनकम रिसीव विल बी क्रेडिट और इनकम विल बी डेबिट। इनकम को कम कर देंगे हम अपनी, क्योंकि हमारी इनकम इस बार की नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर की होगी। टू इनकम रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस। अब देख लो वो वाली एंट्री जो रह गई थी, रेंट में 18 महीने का रेंट मिला है, तो कितने महीने का एक्स्ट्रा मिल गया? कैलकुलेट करके बताओ इसमें कितना आ जाएगा। 1,80,000, 6 महीने का 60,000 रुपये आ जाएगा, सिंपल। डिवाइडेड बाई 18 इंटू में 60। तो एंट्री क्या करोगे आप? रेंट रिसीव डेबिट टू एडवांस रेंट, टू एडवांस रेंट, खत्म। यानी हमने अपनी इनकम को कम कर लिया। इनकम 1,80 की नहीं रह जाएगी, फिर 1,20 की रह जाएगी, क्योंकि 60,000 घटा दिए डेबिट करके। एडवांस रेंट लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट कर दिया। आउटस्टैंडिंग है रिपेयर, बहुत सिंपल सी एंट्री होगी इसकी, आउटस्टैंडिंग रिपेयर की। बोलो भाई क्या एंट्री करा जाए? फोर्थ पॉइंट की मैं क्या एंट्री करूं आउटस्टैंडिंग रिपेयर की? अरे नलायक, अभी तो सिखाया है, भूल गया? ये देख इधर, एक्सपेंस डेबिट, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग को डेबिट कर दोगे तो तुमने लाइबिलिटी खत्म कर दी, हमें तो क्रिएट करनी है, खत्म थोड़ी करनी है। रिपेयर डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर। ठीक है, डन। अच्छा, 5वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। ओनली 2/3 ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज रिलेटेड टू करंट ईयर। तो इस इंश्योरेंस प्रीमियम का 2/3 करो एक बार, 24,000 रुपए का। 16,000 रुपए, 16,000 करंट ईयर का है, बाकी सब नेक्स्ट ईयर का होगा। 8,000 क्या निकल आई है? ठीक है, आ रहा है समझ में? लिखा है 2/3 इज करंट ईयर का है, तो बाकी जो बच गया 1/3 इज रिलेटेड फॉर नेक्स्ट ईयर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? 8,000 को कैलकुलेट करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं इसमें। 2/3 तो करंट ईयर से रिलेटेड था, जो बाकी बच गया वो 1/3 से, 1/3 फॉर द नेक्स्ट पीरियड। तो एंट्री क्या करेंगे हम? प्रीपेड है तो डेबिट करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। चलो जी, लास्ट एंट्री बताओ क्या होगी और अमाउंट कितना आएगा उसमें? लास्ट एंट्री में अमाउंट कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताएं फटाफट। जल्दी करो सारे कैलकुलेट। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो कैलकुलेटर लेके बैठा करें क्लास में और साथ के साथ सॉल्व करा करें। कितना आना चाहिए अमाउंट लास्ट एंट्री में? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज एक्रूड, यानी एक्रूड इनकम है। ये तो बहुत सिंपल एंट्री है, क्या दिक्कत हो गई बताओ? 30,000 कैसे कैलकुलेट किया तुमने? ओके, ठीक है ठीक है।
नेक्स्ट टाइम से ये मत करना। देखो यहां से कर लेना, कितने परसेंट, 8 हाँ, ऐसा क्यों करना है यहां से, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट मैंने पूरे 12 महीने के लिए करी हो, इसलिए मैं कह रहा हूं। किसी क्वेश्चन में बीच में भी इन्वेस्टमेंट कर देता है ना, इसलिए यहां से निकाल लेना, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कभी गलत नहीं होगा। 8% से 15 लाख रुपए तुमने कहीं पर लगाए जिसपे 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,20,000। तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, 30,000। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, हाँ। और इन्वेस्टमेंट अगर मैंने 1 मई को करी होती तो ये अमाउंट चेंज हो जाता अपने आप, लेकिन ये अमाउंट तो सेम ही आता 30,000 3 महीने का, ये चेंजेस नहीं होता। तो यहां से आप निकाल लेंगे 8% इन्वेस्टमेंट है जिसपे 3 महीने का इंटरेस्ट बाकी है, तो 30,000 इंटरेस्ट बाकी है, तो इंटरेस्ट कर देंगे अक्रूड वाली एंट्री। अक्रूड इनकम की एंट्री क्या होती है, अक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम, तो हम एंट्री क्या करेंगे इसकी, अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट ये 1 मार्क्स की एंट्रीज होंगी सारी, तो 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा ये। कोई समस्या है तो बताएं इसमें। हेमंत क्लियर हो गया पूरा डाउट, ओके गुड। प्रैक्टिस कर लेना इसकी, मॉडल में तो काफी अच्छे से समझाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अलग नहीं है, इसी का ही है। अगर मेरे को 3 महीने का नहीं मिला, मान लो इन्वेस्टमेंट मैंने अगर पूरे 12 महीने की कर रखी है, ये तो सीधे कहां पर चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। कहां पर बताओ, पीएनएल में कहां पे चला जाएगा, हाँ, तो इंटरेस्ट के नाम से आ जाएगा 90,000, और एक्रूड इंटरेस्ट इसमें जुड़ जाएगा। कितने रुपए से जुड़ जाएगा, 30,000 से। तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बन गया, 1,20,000। ये होती है एंट्री प्रॉपर। हमें बस 30,000 की एंट्री करनी थी, तो 30,000 रुपए इसमें जोड़ेंगे, इसको जोड़ने की एंट्री करनी है। तो इनकम को 90,000 से 1,20,000 बनाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम बढ़ानी है हमें, कम नहीं करनी है, एड ऑन करनी है। तो एंट्री करनी पड़ेगी मुझे एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में 30,000 रुपए और जुड़ जाएंगे, पहले से 90 है, 30 और मिल गए, 1,20 हो गए पूरे। एक्रूड इंटरेस्ट कहां पर आ जाएगा, हमारे एसेट्स में आ जाएगा, बैलेंस शीट में। चलो वापस आते हैं पीडीएफ पे। ठीक है, ये सारी एंट्री अब इन्होंने दे रखी है, ये अपनी नोट्स जब बनाओगे तो उसमें एक बार जरूर नोट कर लें ये सारी एंट्री, ठीक है। देखो जैसे ये तो एडवांस वाली है, अक्रूड वाली ये, ठीक है ना, सेम एंट्री है, देखो दे रखी है तुम्हारी बुक में, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हमारी एंट्री 30,000 से हो रही थी, इनके एग्जाम्पल में 2,000 की होगी। एडवांस वाले की एंट्री, डेप्रीशिएशन की क्या एंट्री करोगे, देखो इधर फटाफट, एडजस्टमेंट की। अगर डेप्रीशिएशन की एडजस्टमेंट करनी है तो एंट्री क्या करोगे, इसमें किसी को डाउट है, डेप्रीशिएशन वाली एंट्री में डेप्रीशिएशन हैज बीन, क्या करेंगे, ये तो सेपरेट चैप्टर में डिस्कस होगा, लिखा हुआ है, छोड़ो उसको, वो तो फालतू की बात है। बट अभी क्या एंट्री करेंगे हम, डेप्रीशिएशन इज एक्सपेंस, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है इसलिए क्रेडिट, ठीक है। और अगर लिखा हो कि डेप्रीशिएशन क्लोजिंग एंट्री करो, तो क्या एंट्री होगी क्लोजिंग में, क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री में फर्क है। डेप्रीशिएशन की अगर क्लोजिंग एंट्री मांग लेगा तो क्या करोगे बताओ, फिर हम एंट्री करेंगे पीएनएल डेबिट टू डेप्रीशिएशन। पीएनएल में डालना होता है ना क्लोजिंग में तो सबको, तो पीएनएल में डालने की एंट्री, जब भी क्लोजिंग एंट्री मांगेगा तो पीएनएल में डालने की एंट्री कर देना। जिस क्वेश्चन के अंदर भी बोले तुम्हें क्लोजिंग एंट्री करो, तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस से होंगी सारी की सारी, याद रखना। एडजस्टमेंट एंट्री तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रीशिएशन, जो भी एडजस्टमेंट होती है।
बैड डेट्स की एंट्री में किसी को डाउट है तो बताओ। बैड डेट भी खर्चा है, डेटर कम हो जाता है। इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट एंट्री में बताएं। ठीक है, सिंपल। प्रोविजन की एंट्री हम डेटर से नहीं कर सकते, इसकी एंट्री मुझे पीएनएल से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटर एक्चुअल में कम नहीं होता, वो हम सिर्फ एजम्पशन लेते हैं, इसलिए कम नहीं कर सकते जनरल एंट्री में। प्रोविजन बनाने से क्या होता है, पीएनएल कम करते हैं हम, और बैलेंस शीट से भी कम करते हैं, बट उसको एक्चुअल में खर्चा नहीं मानते हैं, इसलिए उसकी जनरल एंट्री नहीं कर रहे डेटर कम करने की। यहाँ पर बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो। पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये लो एंट्री आ गई। 2000 रुपए का इसको बैड डेट हुआ है, किसी कस्टमर ने 2000 रुपए का हमारा बैड डेट कर दिया, तो सिंपल एंट्री करनी है हमें। अगर पैसा डूब जाए फिर तो डेटर कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा डूब जाए तो डेटर कम कर दो, बट प्रोविजन से डेटर को कम मत करना जनरल एंट्री के अंदर बस। ठीक है, डन। ओके, तो ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सिखाएगा, जो मैंने तुम्हें पहले ही सिखा दिया, तो उसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पीएनएल वगैरह की इन सारी चीजों को ये मैं तुम्हें फाइनल अकाउंट में करा चुका हूं, तो ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वही है। बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ये ऑलरेडी डन कर लिया हमने। ड्राइंग कर लिया, अगर ड्राइंग कर ली तो ये एंट्री देखो फाइनल अकाउंट में मैंने तुम्हें पहले ही बताई हुई है। ड्राइंग कर लिए, गुड्स विड्रॉ करें तो हम क्या करते थे, जनरल एंट्री क्या होगी, ड्राइंग डेबिट टू परचेज, खत्म। ठीक है ना, फिर कैपिटल डेबिट टू ड्राइंग, दो एंट्री कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट करनी है तो कैपिटल टू परचेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली एंट्री किस चीज की बताई हुई है आपको, गुड सेल्स ऑन अप्रूवल की एंट्रीज बताई हुई है। मीनिंग क्या होता था गुड सेल्स ऑन अप्रूवल, याद है कहां कहां पर एंट्री डालते थे हम गुड सेल्स ऑन अप्रूवल में, क्या करते थे गुड सेल्स ऑन अप्रूवल का एडजस्टमेंट बताओ एक बार। सेल्स, ओके, सेल्स में से कम करते थे, डेटर में से कम करते थे, लास्ट एंट्री बताओ। क्लोजिंग स्टॉक में आपको क्या करना होता था, नॉर्मल वैल्यू को प्लस कर लेना होता था एट कॉस्ट पे, एट कॉस्ट। एंट्री देखो, सेल्स को कम करने की एंट्री बताओ, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है भाई, डेटर भी कम हो गए, सेल्स भी कम हो गए, दोनों की एक ही एंट्री होगी। बताएं कोई दिक्कत है तो, जब क्योंकि मैंने माल बेचा होगा तब क्या एंट्री करी होगी। अगर मैंने किसी पार्टी को माल बेचा है तो उस पार्टी की एंट्री क्या करी होगी, पार्टी डेबिट टू सेल्स। माल वापस आएगा तो क्या एंट्री करोगे, रिवर्स, सेल्स डेबिट टू पार्टी। इन दोनों एंट्री में बताएं किसी को समस्या है तो, आ गया समझ में। सेल ऑन अप्रूवल की एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एंट्री में देखो फिर, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना था, बता दो एंट्री। सिंपल, जो एंट्री करते हो क्लोजिंग स्टॉक की वही करनी है, कुछ अलग से थोड़ी आएगी। ये लो जी, और एंट्री किस पे करनी है इसको देखो, ये लिखा भी है इन्होंने, इन्होंने भी लिख कर दिया है आपको, दिस एंट्री इज एट कॉस्ट प्राइस, जबकि पहले वाली एंट्री किस पे थी, दिस एंट्री इज एट सेलिंग प्राइस। बताइए जी, कोई प्रॉब्लम है तो इसमें। ठीक है, डन। आज पूरी तरह से जनरल एंट्री, हाँ जनरल एंट्री का कंसेप्ट तो मैंने सारा बता दिया, बस वो रह गया अभी, आज वो रह गया, लेकिन लेजर वगैरह कोई नहीं, लेजर और ट्रायल बैलेंस का मैं एक ही क्वेश्चन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अच्छा, इस वाले मॉड्यूल के सभी बच्चों को क्वेश्चन करने, ये मॉड्यूल मैं भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जिन बच्चों के पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जिन पे नहीं है वो इस वाले मॉड्यूल के भी क्वेश्चन करेंगे।
इसकी बताओ मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए फटाफट से। कोड्स डिस्ट्रीब्यूट करें हमने फ्री सैंपल से, पहले ये बताओ एंट्री क्या होती थी इसकी, कहां पे क्या करते थे हम। ओके, और फर्स्ट एंट्री क्या करते थे हम इसकी। ओके, पीएनएल में एडवर्टीजमेंट के नाम से डेबिट होता था, यानी एडवर्टीजमेंट खर्चा है। परचेज में से माइनस करते थे तो परचेज को कम करना है। एंट्री देखो और प्रॉब्लम है तो बताओ अब। वही तो करा है हमने भी, एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, लॉस बाय स्टॉक ऑफ फायर, ये पीएनएल में आता था लॉस बाय स्टॉक। पीएनएल डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट से। इन्होंने पीएनएल डेबिट टू ट्रेडिंग क्यों लिखा है मैं बता देता हूँ, ये समझा देता हूँ, देखो इधर। यहाँ पर आता था ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या आता था हमारा परचेजेस, फिर क्या आता था सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। जैसे सेल्स रिटर्न की एंट्री हो रही थी वो हम इधर डाल रहे थे, परचेज रिटर्न की एंट्री इधर डाल रहे थे, राइट। अब मैंने कहा लॉस बाय फायर हो गया, उसको हम मैंने क्या बताया था आपको, क्या ट्रीटमेंट बताया था लॉस बाय फायर का, बताओ। अगर कोई माल 10,000 रुपए का मेरा जल गया, आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे क्लेम दिया सिर्फ 7,000 रुपए, तो एंट्री कहाँ कहाँ पर आएगी और कितने कितने रुपए से आएगी। और तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट बनता है शिवम, देखो क्या था, 10,000 रुपए परचेज में से माइनस, बैलेंस शीट के अंदर क्लेम मिलने वाला है, इसलिए क्लेम आ जाएगा एसेट्स में 7,000 रुपए से, मेरा नुकसान हुआ 3,000 रुपए का। अब 10,000 परचेज में से ना माइनस करके यहाँ पे लिख दो क्रेडिट साइड में, बाय लॉस बाय फायर, यही एंट्री करी हुई है इन्होंने यहाँ पर, देखो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग को क्रेडिट कर दिया, परचेज में से लेस करने की एंट्री करी गई है ये। डायरेक्ट एंट्री करी गई है। अगर मैं अलग अलग करूं तो क्या एंट्री बनेगी बताओ, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज, फिर उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएनएल में जितना लॉस है। इन्होंने डायरेक्ट एंट्री कर दी, क्या एंट्री करी है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दो टू ट्रेडिंग अकाउंट, खत्म किस्सा सीधे ही। और अगर आपका स्टॉक का इंश्योरेंस हो रखा है तो क्लेम भी मिलेगा, ये लो देखो इधर। क्लेम मांगने के लिए कहां पर भेजेंगे हम, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे, कितने रुपए का, पूरे पैसे का। मान लो 35,000 का माल जल गया तो हम क्या एंट्री करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, फिर यहाँ पर ये लिखेंगे इधर बाई इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से मांग रहे हैं हम कितने रुपए, 35,000 रुपए, क्योंकि हमारी परचेज की वैल्यू कम हो गई। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 35,000 रुपए मांगोगे, पर इंश्योरेंस कंपनी ने दिए सिर्फ 25,000 रुपए, तो बाकी 10,000 रुपए कहाँ पर चले जाएंगे बताओ। अगर पैसे कम मिलते हैं तो कहाँ पे चला जाता है लॉस, लॉस बाय फायर पीएनएल में, इसलिए पीएनएल को डेबिट कर दिया 10,000 रुपए से। ठीक है भाई, नुकसान हुआ था मेरा 35,000 का, क्लेम मिल गया 25,000, कोई बात नहीं, क्लेम को क्लेम ना लिख के क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इंश्योरेंस कंपनी, खत्म बात। हमने क्लेम पूरा मांगना है, जितना मिल जाएगा ठीक है, जो नहीं मिलेगा वो लॉस हो जाएगा। क्लियर है। क्लेम मांगने की एंट्री क्लेम डेबिट टू ट्रेडिंग, क्लेम मिलने की एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्लेम, ये एंट्री होती थी। अब बैंक वाली एंट्री नहीं करनी, मुझे एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है कि ट्रेडिंग और पीएनएल में वो जाएगा कहां पर, इसलिए हमने एंट्री ऐसी करी है। इंश्योरेंस कंपनी से मिले कितने रुपए, 25,000, मांगे कितने थे, 35,000 रुपए, डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। हम जनरल एंट्री कर रहे होते तो नॉर्मल एंट्री करते।
अमाउंट आने की, नुकसान होने की। चलो आगे कोई एंट्री नहीं है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, किसी को कंसेप्ट समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बताएं। ठीक है, डन। तो ये सारी एंट्री अपनी बुक्स में लिख ले, नोटबुक में एक बार नोट कर लेना, और जो क्वेश्चन है मॉडल के वो कर लेना, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इन चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम एक क्लास और लेंगे इसके ऊपर, सिर्फ उसकी जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस, एक आध क्वेश्चन ऐसा करेंगे, देन इट इज ओवर। इसके बाद हम करेंगे सब्सिडरी बुक्स वगैरह, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स।